So hello guys, let us begin with lecture number 4 of electrochemistry, and in previous class we have studied all types of half electrodes. तो हमने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़ा, गैशियस इलेक्ट्रोड पढ़ा, देन रेडॉक्स हाफ इलेक्ट्रोड पढ़ा और फोर्थ इलेक्ट्रोड हमने स्टार्ट किया था मेटल मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने आपको केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से बता दिया था कि किस तरह से उसमें एनोड में रिएक्शन हो रहा है, कैसे कैथोड में रिएक्शन हो रहा है, फंक्शनिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इस चीज़ पे हमने अच्छे से डिस्कशन की थी। और ये भी आपको मैंने बताया था कि ये रिएक्शन जो फाइनली बनता है उसको रटना नहीं होता, किस तरह से वो बन रहा होता है उसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन्स निकालेंगे इसी सेल से रिलेटेड, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू ये भी देखेंगे कि उस कंक्लूजन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ना एक रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा अलग है बाकियों से, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा सा सेल ही अलग है थोड़ा, तो रिप्रेजेंटेशन तो अलग रहेगा। देखो, जब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका सेल रिएक्शन हमने लिखा था। जब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो हमने इसका सेल रिएक्शन लिखा था कुछ इस तरह से, इफ यू रिमेंबर, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। और जब यही सेल कैथोड की तरह एक्ट कर रहा था तब हमने इसका सेल रिएक्शन लिखा था AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, यहाँ भी ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अब बात आती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन की जब बात आएगी वही इंटरफेस की तरह आप सोचो। तो देखो, जो सिल्वर रॉड है, कल हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा था, तो सिल्वर रॉड पे लगा हुआ है AgCl का पेस्ट। तो आप सिल्वर और AgCl के बीच में एक इंटरफेस इमेजिन करो। फिर AgCl सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सॉल्यूशन और AgCl के बीच में एक इंटरफेस आप मान लो। और सॉल्यूशन में कौन सा आयन है? हाँ, क्लोराइड आयन है। तो जो क्लोराइड है और AgCl के बीच में एक इंटरफेस, कुछ इस तरह से शो करना होगा। लेकिन जब आप एनोड की तरह एक्ट कर रहे हो ना इसको, तब आपको ऑक्सीडेशन भी शो करना है। या मैं सीधे बताऊं तो अगर वो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लिखा है तो ऑक्सीडेशन ही है, बट इसमें Ag से Ag प्लस जा रहा होता है। तो कुछ इस तरह से लिखो, मेटल से मेटल प्लस, इस तरह से लिखो। मतलब मेटल से मेटल प्लस मतलब AgCl, ऐसा लिखो। Ag प्लस मत लिखो, AgCl, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड स्लैश क्लोराइड एक्वस, क्योंकि क्लोराइड और AgCl के बीच में मैंने आपको समझाया इंटरफेस है। अच्छा, और इसी चीज को आपको अगर कैथोड में रिप्रेजेंट करना है तो देखो, AgCl से Ag लिखो। लेकिन अब AgCl देखो, ये गलत हो जाएगी। AgCl से Ag लिखोगे फिर क्लोराइड लिखोगे तो ये मजा नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड के बीच में इंटरफेस थोड़ी ना, तो ये थोड़ा गड़बड़ होगा, है ना। तो कैसे लिखो, एक काम करो, क्लोराइड पहले लिखो, फिर आप AgCl से Ag इस तरह से लिखो। सॉरी, अगर इस सेल की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, E डिग्री ऑफ AgCl सॉलिड स्लैश Cl माइनस, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और इसकी यही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात होगी तो भी आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कैसे आएगा वो, E डिग्री ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये रही बात रिप्रेजेंटेशन की। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलो उस पॉइंट को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहले मैं ना उसका कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। तो कंक्लूजन ऐसा है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है कि मैथमेटिकली जो मेटल ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड है can be treated as simple metal ion,
सिंपल इसको मेटल मेटल आयन की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, वाइल मेटल मेटल आयन की तरह ट्रीट कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग इट्स ईएमएफ कैलकुलेट करते टाइम यू कैन मैथमेटिकली कन्वर्ट इट टू मेटल मेटल आयन। चलो इसका देखते हैं अभी कि ये स्टेटमेंट का क्या एक्चुअल मीनिंग है और कब कैसे कहाँ इसे यूज करना है, इसके पीछे का बेसिस भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो इसका एनोडिक कंपार्टमेंट लेते हैं और उसके थ्रू इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका एनोडिक कंपार्टमेंट लीजिए। तो एनोड का जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरह का था, Ag प्लस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर Ag प्लस बन रहा था तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जा रही थी लाइक दिस AgCl। आपको मैंने इलस्ट्रेशन में इसका E डिग्री निकालना सिखाया भी है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसान होगा देखने में देखना भी, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ डेल्टा G डिग्री का यूज़ करके पहले ही सिखाया है कि कैसे करना है, प्लस इलेक्ट्रॉन। सो इसका डेल्टा G1 डिग्री क्या होता है? यस, इट इज माइनस NF E डिग्री सेल। तो E डिग्री सिंपली Ag प्लस। देखो ये सिंपल एक मेटल मेटल आयन हाफ रिएक्शन है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं, तो हम माइनस NF E सेल वगैरह इस तरह का कोई इक्वेशन यहाँ लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा करते हैं? यस, डेल्टा G यूज करते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G डिग्री प्लस RT ln Q। सो अगर हम डेल्टा G डिग्री निकालना चाह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एज्यूम कर लें कि इक्विलिब्रियम पर, इस पे मैंने अच्छे से डिटेल में कुछ बातें और एडिशनली ऐड की थी, याद करो। तो डेल्टा G को 0 अपन माने तो डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस RT ln KSP, कुछ ऐसा बनेगा, माइनस RT ln KSP, दिस इज डेल्टा G डिग्री। तो ठीक है, अब ये KSP का उल्टा है तो 1/KSP हो जाएगा इस केस में, तो क्यों ना हम इस माइनस को प्लस करके लिखते हैं। तो डेल्टा G2 डिग्री इज इक्वल टू प्लस RT ln KSP, इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल सीधे क्लियर होगा ये। एंड दिस इज सपोज डेल्टा G3 डिग्री विच इज अगेन माइनस RT सॉरी माइनस NF E डिग्री, एंड E डिग्री इज एक्चुअली हियर Ag से AgCl स्लैश Cl माइनस, यही है जी हाँ, यही है। तो एज वी कैन सी दैट डेल्टा G3 डिग्री इज एक्चुअली डेल्टा G1 डिग्री प्लस डेल्टा G2 डिग्री, क्लियरली दिख रहा है। तो चलो थोड़ा ऐड वैड करो तो कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस NF E डिग्री Ag स्लैश AgCl स्लैश Cl माइनस इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 डिग्री विच इज माइनस NF E डिग्री, सिंपल इधर मेटल मेटल आयन हुआ, एंड प्लस डेल्टा G2 डिग्री प्लस RT ln KSP, कुछ ऐसा। अब एक काम करो, माइनस NF से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। तो जब अपन माइनस NF से डिवाइड करेंगे और फिर उसके लॉग को बेस 10 में चेंज कर देंगे, तो जो इक्वेशन फाइनली मिल रहा है वो बेटा ऐसा मिल रहा है कुछ, E डिग्री Ag स्लैश AgCl। कोई कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ नहीं, फील नहीं करना है इस पोर्शन को, सिंपली आप मैथमेटिकली देखो क्या हो रहा है। Ag प्लस माइनस ये बनता क्या था 0.059, जिसको 0.06 इंटू n लॉग बेस 10 KSP ऐसा हम लिख रहे थे, लॉग बेस 10 KSP। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनल इक्वेशंस। तो सर क्या करें इसका? अभी कुछ मत करो, अभी थोड़ा आगे देखिए। इससे एक मिसकॉन्सेप्शन दूर होता है कि जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ ना तो बच्चे हमेशा ऐसा सोच लेते हैं, अच्छा जो मेटल मेटल ट्रिपल एस है वो तो एक नॉर्मल मेटल मेटल आयन जैसा ही है, ये एक इमेज मन में आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन बना है ये आपके इस इमेज को थोड़ा क्लियर करेगा। क्या क्लियर करेगा? कि ये इमेज गलत है। देखिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेम ही हैं, तब दोनों के ई डिग्री वैल्यूज भी सेम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
इसकी ई डिग्री निकालने के लिए आप इसकी ई डिग्री का यूज कर रहे हो, फिर फर्दर कुछ और भी एक्सप्रेशंस में चीजें हैं, तो ई डिग्री तो अलग अलग है। बट अगर हमें ई सेल निकालना है, मतलब जब नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और ई सेल निकालेंगे, तो मैथमेटिकली बोल लो, कोइंसिडेंटली बोल लो, ऐसा हो रहा है कि वो एक मेटल मेटल आयन का ही इक्वेशन बन के आ रहा है जब आप ई सेल निकालने के लिए इक्वेशन लिख रहे हो। ई डिग्री अलग है, ई डिग्री बिल्कुल अलग है, यहाँ से ही दिख रहा है। ई डिग्री और अलग हो भी क्यों ना यार, नेचर ही अलग है ना। तो नेचर ही अलग है, तो ई डिग्री तो अलग होना ही है। चले आगे देखते हैं। नाउ अब हम ना यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन यूज करके ई सेल निकालना चाहते हैं। ई सेल ऑफ AgCl स्लैश Cl माइनस इज इक्वल्स टू ई डिग्री ऑफ AgCl Cl माइनस 0.06 बाय n इंटू लॉग ऑफ। अब देखो इक्वेशन को अगर आप देखो ना, तो इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हो तो आयन है कौन, क्लोराइड है, तो 1 क्लोराइड कुछ ऐसे ही बनेगा, 1 क्लोराइड, ऐसे 1 क्लोराइड। और जब आप देखोगे इधर 1 क्लोराइड मिला, और 1 क्लोराइड को आप क्या लिख सकते हो, KSP जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू KSP इज Ag प्लस इंटू क्लोराइड, कुछ ऐसा लिख सकते हो, Ag प्लस इंटू क्लोराइड। तो क्लोराइड इज एक्चुअली KSP अपॉन Ag प्लस, क्लोराइड इज एक्चुअली KSP अपॉन Ag प्लस, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब चलो चीजों को ना यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सो ई सेल, तो ई ऑफ सेम वही AgCl स्लैश Cl माइनस इज इक्वल्स टू ई डिग्री। अब ई डिग्री में ना ये वैल्यू डालो, सो ये वैल्यू डालेंगे तो क्या आ रहा है, इट इज सिंपली ई डिग्री Ag प्लस and this is minus 0.06 by n into log KSP log base 10 है यहाँ पे। और इस पोर्शन को जब हम लिखेंगे तो we will get minus 0.06 by n into log 1 by Cl minus, and Cl minus is KSP upon Ag plus, KSP upon Ag प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, आप बहुत ही क्लियरली ये देख सकते हो कि जब इसको आप लॉग वॉग सिंप्लीफाई करोगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ई डिग्री ऑफ Ag प्लस ये माइनस 0.06 बाय n इंटू लॉग KSP, फिर ये माइनस है तो माइनस 0.06 बाय n इंटू लॉग Ag प्लस, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.06 बाय n लॉग KSP। तो ये पोर्शन कैंसिल हो रहा है, एंड जो E आ रहा है AgCl स्लैश Cl माइनस, इसका जो E आ रहा है ये एक्चुअली आ रहा है E डिग्री ऑफ Ag स्लैश Ag प्लस माइनस 0.06 बाय n इंटू लॉग ऑफ Ag प्लस का कंसंट्रेशन, इंटू लॉग ऑफ Ag प्लस का कंसंट्रेशन। ये कुछ चीज ऐसे निकल के आ रही है। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब आपको EMF निकालना है इस मेटल ट्रिपल S हाफ इलेक्ट्रोड का, तो ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, ये एग्जैक्टली एक मेटल आयन की तरह का इक्वेशन है। आप नॉर्मली सिल्वर प्लस का कैसे निकालोगे, अगर मैंने कहा आपको Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ई सेल कैसे लिखोगे, नर्स्ट इक्वेशन कैसा लिखोगे, तो आप कहोगे सर ऐसे ही तो लिखेंगे, सर ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन वो दोनों हाफ सेल्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ मैथमेटिकली ऐसा आ जा रहा है। कोई फील लेने की जरूरत नहीं है कि रिसर्च में लग जाए क्यों ऐसा आ रहा है, मैथमेटिकली इस तरह से चीज़ें सेट हुई हैं कि वो ऐसा आ जा रहा है, बट दोनों अलग इलेक्ट्रोड्स हैं।
तो कंक्लूजन क्या ध्यान रखना है, अगर ईएमएफ निकालना है आपको, ईएमएफ निकालने के लिए इक्वेशन लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, उसको मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो दोनों के ई डिग्रीज जो होंगी वो सेम नहीं होंगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन के थ्रू ना इसे और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स टेक वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू पिक सम प्रॉब्लम्स। चलो एक प्रॉब्लम इधर से पिक करते हैं। देखो तो यहाँ पे एक सेल लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज दिस इज लाइक AG/AgCl सॉलिड /KCl 0.2 मोलर। खुद से ट्राई करना पहले इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। 0.2 मोलर /KBr 0.01, चलो 0.001 मोलर KBr /AgBr/Ag, ये ऐसा है। And we have been given the KSP values of AgCl as 10 raised to the power -10 and KSP value of AgBr which is 10 raised to the power of -13 given, and we have to calculate the EMF of the cell, ठीक है। अब थोड़ा मजेदार है, देखो ध्यान से देखना। तो पहली चीज मेरे को जब EMF कैलकुलेशन इसकी करनी है, EMF कैलकुलेशन करनी है, तो मैं वो कंक्लूजन को डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ कि यार EMF ही तो लिखना है, तो क्या इसको मैं मेटल मेटल आयन की तरह कन्वर्ट कर दूँ? तो अच्छा, अगर मैं करूँ मेटल मेटल आयन की तरह तो इधर क्या बचेगा, मेटल मेटल आयन, अरे डबल स्लैश, इधर भी मेटल आयन मेटल, कुछ इस तरह से। बट ये वाला जो Ag+ है ये अलग कंसंट्रेशन का है, ये Ag+ अलग। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम, ऐसा समझना, कहाँ से आ रहा है ये, फ्रॉम AgCl, अलग कंपार्टमेंट है, और ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम AgBr। और ये ऑब्वियसली बहुत कम होगा क्योंकि क्लोराइड पहले से है वहाँ पे, ब्रोमाइड पहले से है वहाँ पे, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और ये बहुत कम होंगे। बट यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि क्या मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोल सकता हूँ? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? इज इट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल? दिस इज द क्वेश्चन। तो आप अगर इसे देखें ना तो आपको लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, क्योंकि सर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया, ई डिग्री सेल 0 हो गई। बट ऐसा नहीं है, ई डिग्री सेल 0 नहीं है इस सेल की, बस इसी बात को दिमाग में रख लो। ई डिग्री सेल 0 नहीं है, ई डिग्री वैल्यू इसकी अलग है, इसकी ई डिग्री वैल्यू अलग है। बट सिंस हम EMF निकालना चाह रहे हैं तो ये इंडिविजुअल इक्वेशन आप दोनों के लिए लगा के ऐड कर रहे हो। ये इंडिविजुअल इक्वेशन आप इसके लिए भी लगा सकते हो, उसके लिए भी लगा सकते हो, फिर दोनों की इस इंडिविजुअल इक्वेशंस को जब आप ऐड कर रहे हो तो आप पाओगे कि ये वाला टर्म जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म एक तरह से आप देखोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। वो कैंसिल हो जा रहा है, वो टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखे, ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है, रिमेंबर, वो कैंसिल हो जा रहा है बस टर्म। तो अगर मैं कैलकुलेशन इसका करूं तो मैं ई सेल निकालना चाहता हूं, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई डिग्री सेल। अब आप बोलेंगे ई डिग्री सेल इसका 0 है, 0 नहीं है, वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब इसके लिए आपने वही इंडिविजुअल इक्वेशन लिखा तो Ag से Ag+ लिखा, इसके लिए वही इंडिविजुअल इक्वेशन लिखा तो आपने Ag+ से Ag लिखा, तो वो कैंसल हो गया। तो वो कैंसल हो रहा है इसलिए मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ। समझ रहे हो कितना बड़ा झोल है इसमें, क्या से क्या हो सकता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे हिल सकते हैं। तो ये ई सेल 0 है, मतलब ये कैंसिल हो गया तो इधर 0 लिखा हमने, -0.06 ले लेता हूँ उसको, अपॉन ये 1 ही है, इनटू लॉग ऑफ। अब देखो प्रोडक्ट में ये वाला Ag+ है, प्रोडक्ट जब रिएक्शन लिखोगे प्रोडक्ट में ये आएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट में है
तो मैं कैसे लिखूंगा, ये प्रोडक्ट में तो KSP इज इक्वल टू वही Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो दिस Ag प्लस इज एक्चुअली KSP अपॉन Cl माइनस, यही होगा। सो दिस Ag प्लस जो प्रोडक्ट में है तो ऊपर लिखता मैं, उसकी जगह मैं लिखूंगा KSP अपॉन Cl माइनस। ये KSP किसका है बेटा, ये है AgCl का अपॉन Cl माइनस। इसी तरह से नीचे जो AgBr है उसके लिए आएगा KSP ऑफ AgBr इंटू Br माइनस। यस, अब मैं आंसर की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास KSP अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, यू कैन पुट एंड गेट द आंसर। ठीक है, पुट एंड गेट द आंसर, तो एज सिंपल। तो आई होप मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आई होगी। एक और छोटा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, लेट अस टेक वन मोर। तो this is the next question that we have, it is platinum slash H2 gaseous which is at a pressure of 0.1 bar, गैस इलेक्ट्रोड हो गया, स्लैश H प्लस। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, एंड डबल स्लैश क्लोराइड जो कि एक्वस है 1 मोलर है, and slash Hg2Cl2 sparingly soluble salt mercurous chloride Hg Pt। ये एक अलग तरह का इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल ट्रिपल एस टाइप ही है, अभी उसको आपको मैं डिटेल में पढ़ा भी दूंगा। ये सेल दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इसकी EMF जो है हैज़ EMF ऑफ कुछ वैल्यू है 0.5755 वोल्ट, ये EMF है। एंड SOP ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड की SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -0.28 वोल्ट, ये ऐसा है। तो बताना है pH क्या होगी सॉल्यूशन की, pH ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस इलेक्ट्रोड का नाम है बेटा कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। वी विल डिस्कस द रिएक्शन रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोड एज वेल एज इट्स फंक्शनिंग आफ्टर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पीएच बताना है सॉल्यूशन का। तो अब आप फिर से यहाँ पे देखो, जब आपको एसओपी इसका दिया हुआ है और ये ईएमएफ दिया हुआ है सेल का, तब आपको क्या करना है यहाँ पे। तो देखो ईएमएफ ऑफ सेल के लिए आप ये बताओ ई डिग्री सेल क्या होगा। अगर इस सेल का मुझे ई डिग्री चाहिए तो ई डिग्री सेल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ई डिग्री ऑफ एनोड, ई डिग्री ऑफ कैथोड वगैरह वगैरह, जो भी जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो ई डिग्री सेल आप ये देख पा रहे हो, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और अगर ई डिग्री निकालना है तो मैं इसे 0 मानूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इतनी दी हुई है। पीएच मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन मुझे पता करना है। तो ई डिग्री सेल विल बी दिस, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतनी है, सिंस यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव करके 0.28 वोल्ट लिख दूंगा। So this is plus 0.28 volt is the E degree for this cell. अच्छा, अब क्या करें। अब यहां पर आपको जब E सेल निकालना है ना, तो E डिग्री को 0 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ दोनों तरफ वही इलेक्ट्रोड्स नहीं लगे हुए, तो वो जो कैंसिल हो जा रहा था यहाँ पे, ये जो कैंसिल हो रहा था यहाँ पे वो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे वो कैंसिल नहीं होगा। जी हाँ, तो अभी आपको कुछ ऐसा करना होगा। देखो इस EMF ऑफ द सेल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, विच इज 0.5755 is equals to E degree of cell which is 0.28 minus 0.06 by N। अब देखो इसका रिएक्शन भी थोड़ा हमें लिखना होगा इसके लिए, अभी मैं कैलोमल पढ़ा दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए देखो, अगर इसको आप लिखते हो तो क्या बन रहा है, H2 से H प्लस, ये रिएक्शन बनेगा,
2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो Hg है रिडक्शन हो रहा है, तो Hg22 प्लस कन्वर्ट होगा Hg में, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो Hg22 प्लस कन्वर्ट होगा Hg में, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने कुछ ऐसा। और जब आयन जो है वो खत्म हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन ना होके फर्दर और Hg2Cl2 जो हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका डिसोल्यूशन होगा Hg22 प्लस प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरह से। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा बेटा इसका? आई होप ये सब समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो नेट रिएक्शन Hg2Cl2, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो चलो ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Hg प्लस 2Cl माइनस, ये बना। तो दिस बाय 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में देखो एक तो इधर H प्लस आया प्रोडक्ट में, और H प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन H2, और H2 का प्रेशर आएगा यहाँ पे, तो प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर ऑफ H2 ये गिवन है। और प्रोडक्ट में Cl माइनस भी आया है, और Cl माइनस सिंस आप देख सकते हैं ये 1 मोलर ही दिया हुआ है, तो 1 मोलर दिया हुआ है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, ऊपर लिखना पड़ेगा 1 मोलर, कोई मतलब ही नहीं है। तो नाउ आपके पास सभी वैल्यूज हैं, प्रेशर ऑफ H2 भी पता है 0.1 बार, आपको लॉग ऑफ H प्लस निकाल के आप pH निकाल पाएंगे सॉल्यूशन की। यू मे कैलकुलेट द वैल्यूज, और कैलकुलेशन के बाद मैं आपको बता दूं जो pH आ रहा है वो आ रहा है 5.5, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट pH एज 5.5। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हुआ होगा। अब चलो एक बार कैलुमल इलेक्ट्रोड की ना, कैलुमल इलेक्ट्रोड की फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो राइट डाउन द टॉपिक कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो कुछ नया नहीं है, बस इसको भी कभी कभी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। हो सकता है आपको IIT JEE एडवांस कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह आपको वो कह दे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अब कैलुमल इलेक्ट्रोड है, तो सभी डिग्री वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये भी अच्छा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट रहते हैं इसमें भी मटेरियल्स। तो देखा जाए क्या होता है इसका। देखो मैं इसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है, आपके पास अगेन कंटेनर होगा और मर्क्यूरी लिक्विड नीचे पड़ा होगा, ठीक है। मर्क्यूरी लिक्विड नीचे पड़ा होगा, ये जो नीचे, दिस इज लिक्विड मर्क्यूरी, जो यहाँ मेटल की तरह काम कर रहा है। अब दिक्कत ये है ना कि ये चार्ज कैरियर नहीं है, तो दिस इज लिक्विड इन स्टेट, तो ये मर्क्यूरी नीचे पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर इसका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसका पेस्ट लगाओ, इसका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसका पेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज करो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, जिसका पेस्ट हमने यहाँ रखा हुआ है, और इसके ऊपर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है क्लोराइड का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यू हैव एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, इधर एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें डिप्ड है तुम्हारा प्लैटिनम वायर, इसमें डिप्ड है तुम्हारा प्लैटिनम वायर, और फिर आप इसको जिससे चाहे कनेक्ट करें। दिस इज प्लैटिनम रॉड या वायर, जो बोल रहा है बोलो। दिस इज प्लैटिनम, दिस इज Hg लिक्विड, दिस इज Hg2Cl2 सॉलिड का पेस्ट, एंड दिस इज क्लोराइड एक्वस आयन। तो ये कुछ ऐसा सेटअप है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन। बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो ये एनोड की तरह अगर एक्ट कर रहा है, तो मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, तो मेटल Hg, मेटल आयन यहाँ मर्क्यूरस आयन है Hg22 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इट। अब जब ये मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ है तो फिर मेटल आयन बढ़ा है तो प्रेसिपिटेशन होगा सिंपली, तो इट विल बी Hg22 प्लस प्लस 2 क्लोराइड फॉर्म्स Hg2Cl2 solid,
and net reaction will be like क्या हुआ इधर कैंसिल, ये हुआ इसके साथ, तो 2Hg plus 2Cl minus gives Hg2Cl2 solid plus 2 electrons. ये आपका नेट रिएक्शन होगा. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो write for cathode. Similarly for cathode you can write the reaction. Similarly for cathode you can write the reaction and that will be क्या होगा वहाँ पे, ऐसा होगा ना, Hg2Cl2 plus electron gives Hg plus 2Cl minus. This will be the reaction at cathode. कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था. तो ये रही बातें रिगार्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स. एंड अब थोड़ी बहुत बातें बची हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. लेट्स कंप्लीट इट एंड लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट ब्रिज. जो हम बात कर रहे हैं इतने देर से, सॉल्ट ब्रिज देख लेते हैं. आसान सा कॉन्सेप्ट है. देखो सॉल्ट ब्रिज में एक्चुअली क्या करा जाता है, जब हम एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल को देख रहे हैं तो एक नॉर्मल में मेटल आयन लेता हूँ इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल, और उस गैल्वेनिक सेल में आप देखना कि प्रॉब्लम क्या है उसको समझना. ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझते हैं. सो दिस इज सपोज अवर गैल्वेनिक सेल एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये देखो, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर रॉड. तो कॉपर +2 बढ़ रहा है ना, देखो कॉपर +2 बढ़ गया, कॉपर +2, इस तरह से कॉपर +2 जो होगा वो बढ़ने लगेगा. कॉपर +2 यहाँ पर बढ़ने लगेगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस कम हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा. तो अगर हम ऐसा देखें, क्या हुआ ना कि सेल को चलाया गया इस तरह से बिना सॉल्ट ब्रिज के, तो देखा गया कि यार बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में क्या हो रहा है कि फंक्शनिंग उसकी बंद हो जा रही है, रुक जा रहा है सेल, जब इसको चला के देखा गया. फिर उसका एक थ्योरेटिकल तरीका बताया गया कि अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा होगा, और फिर उसी थ्योरेटिकल तरीके को काउंटर करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज रखा कि यार देखो ये जो ड्रॉबैक आ रहा है इसको इस तरह से काउंटर किया जा सकता है. और फिर जब हमने वो सॉल्ट ब्रिज डाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ऐसा कुछ थॉट है इसके साथ. चलो, तो फिर क्या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि फंक्शन नहीं कर रहा है ये बिना सॉल्ट ब्रिज के, कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आयन आ गया. बहुत ही सस्ता एक्सप्लेनेशन है, सबको समझ आ जाएगा. ये नाइट्रेट है, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर ये इधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है. तो अब ये सॉल्यूशन क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, और सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह का पुलिंग फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का जो जाना होगा ना वो थोड़ा सा डीएक्सेलरेट हो जाएगा या फिर मुश्किल हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हो आप. इलेक्ट्रॉन का जाना रिटार्ड हो जाएगा अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो. और मानो कोई इलेक्ट्रॉन गया भी तो इलेक्ट्रॉन को इधर से थोड़ा रिजेक्शन टाइप मिलेगा, एक रिपल्शन टाइप मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है. ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है, तो इस वजह से भी एक इलेक्ट्रॉन को उधर रिपल्शन फेस करना पड़ सकता है. तो फिर बात आती है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए. तो बस अब इसके लिए ही क्या करना होता है बेटा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज डालना होता है. अब सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा दिख रहा होगा आपको वहां पे, एक ऐसा यू शेप्ड का, इन्वर्टेड यू बोल लो, ऐसा एक ऐसा ट्यूब होता है जिसके अंदर ना हम एक सॉल्ट डालते हैं, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट. लेकिन यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ना बना के उसको थोड़ा पेस्ट लाइक सॉल्वेंट में डाला जाता है. एक्वस रहेगा ना तो फिर वो मिक्स हो जाएगा पानी इधर आके,
तो जिलेटिन डाला जाता है, जिसको अगर अगर आप अगर भी बोल सकते हो, कुछ इस तरह के सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। तो यू कैन यूज़ जिलेटिन, जिलेटिन यूज़ होता है, या फिर अगर कुछ इस तरह के सॉल्वेंट। ये एक तरह का सेमी सॉलिड है, इस तरह का आप सोच सकते हो। और ये सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रही होगी ना, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रही होगी, इधर से नाइट्रेट मूव करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे इधर नेगेटिव चार्ज आ रही होगी, सोडियम आयन मूव करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये भी न्यूट्रलाइज हुआ, ये भी न्यूट्रलाइज हुआ, समय समय पे दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, और इस वजह से सेल की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब चार्ज नहीं पैदा होगा सॉल्यूशंस में, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंसिस्टेंटली चल रहा है। अब आपको मैं ये बता दूं कि तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ गए, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, लाइफ को इन्हेंस करेगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सीधी सी बात, लिख लेना इस बात को। अब थोड़ा सॉल्ट का नेचर यूज कर लेते हैं। अब नेचर कैसा होना चाहिए, क्या सॉल्ट कोई भी सॉल्ट यूज करो चल जाएगा? तो देखो सॉल्ट कैसा यूज करना है, सॉल्ट की कैरेक्टर क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो सॉल्ट है वो इनर्ट होना चाहिए नेचर में, इनर्ट इन नेचर। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट आप ले रहे हो फिर वो आयन के साथ जाके कुछ और ही रिएक्शन कर रहा है इधर उधर, सब एक्यूरेसी खराब हो जाएगी फिर तो, है ना। तो इनर्ट होना चाहिए सॉल्ट, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट था, ठीक है वो। दूसरी बात ये भी है कि वो जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तभी आयंस में पूरी तरह से टूटेगा। हाँ, तो दूसरा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दैट शुड बी एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा एक और पॉइंट आता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हम ऐसा कोशिश करेंगे कि दोनों बराबर समय में क्या हो, न्यूट्रलाइज हो। ऐसा नहीं कि इधर अभी भी चार्ज रह गया है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आयन ज़्यादा एक्टिव है दूसरा आयन स्लो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा हिट एंड ट्रायल से हमें चूज करना है सॉल्ट जिसमें दोनों ही आयंस की आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर हो, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो आप कि आयनिक मोबिलिटीज ऑफ बोथ आयंस should be roughly equal, roughly same, ऐसा बोल सकता हूँ। So these are the 3 points that we should take care of, ठीक है। एक और चीज इसमें ऐड करते हैं कि एक थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड सेल बनाता हूँ मैं, थोड़ा कन्वेंशनली ना पहले ये भी यूज किया जाता था, एसपीएम भी यूज किया जाता था पहले, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसके भी क्वेश्चन वगैरह ना आपको हो सकता है दिख जाए मॉड्यूल में, तो बता देता हूँ मैं। एसपीएम भी यूज किया जाता था पहले, और एसपीएम कुछ हद तक हमारा जो काम है उसको, जो ड्रॉबैक आ रहा था उसको रेक्टिफाई कर रहा था एसपीएम, बट एसपीएम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारे पास आज सॉल्ट ब्रिज है। एसपीएम का क्या मैकेनिज्म है ये देखो, आप कोई भी एक, ये आसान टॉपिक चल रहा है यार, चैप्टर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन है ना वो खत्म हो चुका है। आप ऐसा सोचो यहाँ पे आपने एक एसपीएम लगा दिया और सेम वही गैल्वेनिक सेल ले लो, इधर जिंक की रॉड है और Zn2+ सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर की रॉड है और यहाँ पे कॉपर+2 और सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पे Zn2+ बढ़ता जा रहा है, Zn2+ बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखेंगे Zn2+ बढ़ता जा रहा है एनोड की तरह, ये कॉपर+2 इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो इधर सल्फेट बढ़ता जा रहा है, इधर सल्फेट बढ़ता जा रहा है। अब ये एसपीएम इस तरह का है कि आयंस को अलाउ कर रहा है इधर से उधर मूव करने में, ठीक है, आयंस को अलाउ कर रहा है इधर से उधर मूव करने में, ऐसा एसपीएम है, मानना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि देखो जब यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे सल्फेट बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। बट हो क्या रहा होता है
कि जैसे आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना, सल्फेट इधर मूव करता है, सल्फेट इधर मूव करता है, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो Zn2 प्लस जो इधर से वो इधर मूव करता है, सल्फेट इधर मूव कर रहा है, Zn2 प्लस इधर मूव कर रहा है, दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं। वाई? सो एज टू न्यूट्रलाइज, क्योंकि अट्रैक्शन होगी ना यार, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो खींचा जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ वो खींचा जाएगा, फंडामेंटल लॉ है ये तो साइंस का। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन आप फिर वही मोबिलिटी वाले पॉइंट की तरह सोच सकते हो कि मोबिलिटी दोनों की ना नॉर्मल नहीं रहती है यहाँ पे, मतलब उतने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है, ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली। तो न्यूट्रलाइजेशन अकर्स लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये लिक्विड में इस साइड ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज और इस साइड नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इसी चार्ज डेवलपमेंट को बिटवीन टू लिक्विड सॉल्यूशंस, बिटवीन टू लिक्विड सॉल्यूशंस जो चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसका डिटेल वगैरह हमको नहीं पढ़ना है, बट हाँ ये आप समझ लो, चार्ज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between two liquid interfaces, liquid interfaces is called, तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जा रहा है, जंक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन खाली टाइम में जब आप जेई वगैरह क्रैक कर लिए हो तो आपको इंटरेस्ट अगर है तो आप पढ़ सकते हैं, किताबों में मिल जाता है, बट हमारे सिलेबस में इसमें अपने को डिटेल में चर्चा करना अलाउड नहीं है, तो इतनी बात ही करेंगे। सो दिस इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रफली सभी टॉपिक्स हो गए हमारे। चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं इसी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ख़त्म करते हैं उसको। वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब अगर कोई सेल है तो उस सेल में अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे सेल है आपके पास नॉर्मल, आप उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करो और एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करो, इतना टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या उसके ईएमएफ में फ़र्क पड़ेगा, ये देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखते हैं इसको। चलो मैंने बता दिया करने क्या जा रहा है, टेम्परेचर का कितना प्रभाव पड़ता है सेल के ईएमएफ पे, ये देखना चाह रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले सिर्फ मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आयन इधर जाने लगेगा, वैसा होने लगेगा, ये सब फालतू काम नहीं करना है ना। टॉपिक को समझो कि वो टॉपिक किस पे बेस्ड है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो वी विल यूज सिंपल थर्मोडाइनमिक्स के कुछ एक्सप्रेशंस और इसको सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की जगह वी कैन राइट माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। एंड नाउ we will assume that delta H and delta S are temperature independent. assumption है although delta H और delta S टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना, किरचॉफ्स इक्वेशन वगैरह हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमने देखा है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस डेरिवेशन में ये मान रहे हैं आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट मानोगे तो बहुत वेरिएशन आ जाएगा आंसर में, नहीं आता बहुत वेरिएशन, हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, इग्नोर करो उसको अभी फिलहाल के लिए एंड एज्यूम दैट दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी वी विल गेट माइनस एन एफ
माइनस एन एफ डी ई सेल बाय डी टी, क्योंकि एन एफ कॉन्स्टेंट है, एंड दिस इज जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस टी दैट विल बी डेल्टा एस, बिकॉज दैट विल बी टी का डिफरेंशिएशन जीरो, एंड नाउ वी कैन राइट इट एज, नेगेटिव साइन को हटा दो अगर, तो यू कैन गेट डी ई सेल by dt is equals to delta s, and this dE by dt is called temperature coefficient of the cell. This is called temperature coefficient of cell. ठीक है, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल, और इसकी फिर से वही स्लोप वाला पॉइंट, हर जगह जहां भी डिफरेंशिएशन यूज होता है मैं केमिस्ट्री में स्लोप पे चला जाता हूं और अपनी वो डेफिनेशन आपको फिर से बताता हूं। क्या था मतलब कि टेम्परेचर में यूनिट चेंज करने पर, ई में कितना चेंज आएगा, यही बता रही है ना इसकी वैल्यू, dE by dt की वैल्यू टेम्परेचर में यूनिट चेंज करने पर E में कितना चेंज आएगा। और मैं बताऊं नॉर्मली जब इसको कैलकुलेट किया जाता है ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, आप इस सब चीज़ों से रिएक्शन का डेल्टा एस वगैरह निकाल के कैलकुलेट किया जा सकता है, पॉसिबल है, और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो बहुत ही छोटी वैल्यू आती है। मैं बता दूं आपको, दिस dE by dt जो है गिव्स वेरी स्मॉल वैल्यूज, ये बहुत ही छोटी वैल्यू आती है इसकी, दैट इज अगर मैं बताऊं रफली 10 रेज़ टू द पावर -6, 10 रेज़ टू द पावर -5, इस ऑर्डर में वैल्यूज आती हैं इनकी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ईएमएफ में इतना चेंज आएगा, या फिर जब मैं बोलूं 1000 केल्विन टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो तब जाके ईएमएफ में आपको देखने को मिलेगा हाँ 10 रेज़ टू द पावर -2 या फिर 10 रेज़ टू द पावर -3 कुछ ऐसा चेंज आएगा। और ये प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, सेल को आप 1000 केल्विन बढ़ा दो, है ना, ऐसा नहीं होता। तो आप बस ये बोलने की बात है, आप देख सकते हो कि विथ टेम्परेचर वी गेट टू सी negligible change in EMF of the cell। तो सेल की EMF में नेग्लिजिबल चेंज आता है, एंड दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप ये 4 लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कहीं का कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंफर्टेबली आप बना पाओगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम अभी 5 लेक्चर्स रफली आप मान लो और आएंगे, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी हमारी। और इस महीने मैंने पहले ही कहा है कि इस महीने मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स भी पूरी कंप्लीट करके दे दूंगा, और इस तरह से पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे इन नॉट मोर देन 2 महीने में मैंने ये सब चीज़ें कराई है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे चीज़ें हैं, आप लें। अगर आपने केमिकल आयनिक नहीं पढ़ा है मेरे से, थर्मो नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल उसको भी एक बार ले लें, पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप मेरे साथ। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।